नमस्कार साथियों, निर्माण करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम उसी श्रृंखला को करंट अफेयर की श्रृंखला को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आज हम करंट अफेयर्स भारत के संदर्भ में देखने चलेंगे। भारत के संदर्भ में जो प्रमुख करंट अफेयर्स जो होंगे उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रश्नों का उत्तर स्टैटिक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अपने सभी दोस्तों तक ये लिंक शेयर कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने सुविचार के माध्यम से। सुविचार से अपनी वाणी को स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन की सीरीज है उसकी श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो इसी जोश और उत्साह के साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है, भारत सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। आप सभी साथियों ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितना रखा है। तो साथियों इसका जो उत्तर है वो है 25,000। हम जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि की, जब प्रधानमंत्री जन औषधि की बात करी जाए जिसका लक्ष्य अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, जिसका जो लक्ष्य है वो अच्छी दवाई सस्ती दवाई, यानी कि एक एफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको एक क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। भारत सरकार के जो रासायनिक उर्वरक मंत्री हैं उसके मंत्रालय के अधीन एक फार्मास्यूटिकल विभाग आता है, उसके अधीन इसकी स्थापना हुई थी। और हम बात करें तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये जो चलता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके माध्यम से हमने देखा एफोर्डेबल प्राइस पे, जिनका उद्देश्य होता है एफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन लोगों को उपलब्ध करवाना, इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। अब इसी के अधीन प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र हैं वो जगह जगह पर भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर खोले गए। उसी का विस्तार करते हुए हमारे जो भारत सरकार है उन्होंने मार्च 2027 तक 25,000 और भारत प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र है उसको खोलने का लक्ष्य रखा है। तो आपको इसके अंदर प्रमुखता से बात ध्यान रखनी है। तो ये जो है कौन सी परियोजना के अधीन आती है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अधीन आती है। और इसी के माध्यम से हम अच्छी दवाई और सस्ती दवाई लोगों को कम रुपए के अंदर एक एफोर्डेबल प्राइस के ऊपर क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध करवाएंगे। इसकी स्थापना 2008 के अंदर हुई थी। ये कुछ बेसिक बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। यहां पे बात हो रही है जो यूपीएससी का नया चेयरपर्सन जो नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम ध्यान देंगे कि जो लोक सेवा आयोग है इनके चेयरपर्सन है, इनके जो अध्यक्ष है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जब हम संविधान के भाग 14, संविधान का जो भाग 14 है उसके अंदर जो अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है। अभी वर्तमान में हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने
प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। ये दूसरी महिला है जिन्हें राष्ट्रपति ने हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और साथ ही साथ ये जो है पूर्व में जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रही हुई है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर चुकी है और विश्व बैंक की सलाहकार भी रह चुकी है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी के बारे में बात करता है, 315, और हम इनकी बात करेंगे। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और जो प्रीति सूदन है, ये दूसरी महिला बन चुकी है जो लोक सेवा आयोग का भार ग्रहण करेगी, जो पद ग्रहण करेगी। इनके बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? पहला ऑप्शन आपके सामने कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन पेरियार टाइगर रिजर्व और चौथा ऑप्शन मानस टाइगर रिजर्व। जब हम बात कर रहे हैं पवन टरबाइन की, किसकी? पवन टरबाइन, जो किसके लिए कार्य करेगा? बिजली उत्पादन में मदद करेगा। कौन से टाइगर रिजर्व में कही गई है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के अंदर स्थित है, जो 10वां टाइगर रिजर्व है। क्या है? 10वां टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन। कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर के अधीन 10वां टाइगर रिजर्व है। इसी टाइगर रिजर्व के अंदर बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन की स्थापित किया गया है, जो कि रियल टाइम मॉनिटरिंग कैमरास और साथ ही साथ वाईफाई कनेक्टिविटी जंगल के अधीन, ये उसके लिए मददगार होगा। और जो हम बात कर रहे हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अब आगे बात करें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो एक कर्नाटक में स्थित है। कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और साथ ही साथ आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में एक और बात याद रखनी है कि इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अगली बात मानस टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। और यहां पे ही जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। किसका हॉटस्पॉट है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी यहां पर है। तो आपको ये बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? क्लियर? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, क्या बात कर रहा है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम, यहां पे जो बात कर रहा है आपको इसके बारे में बात करनी है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहां किया गया? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा मुंबई, तीसरा पटना और चौथा नई दिल्ली। आपको बताना है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहां पर किया गया। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है नई दिल्ली। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का प्रतीक है। तो आपको दोस्तों ये बारे में ध्यान रखना है कि दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय शिक्षा समागम, क्या? दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024, यानी कि जो मानेकशॉ सेंटर ऑडिटोरियम है, कहां पर हम बात करें मानेकशॉ सेंटर जो ऑडिटोरियम है
वहां पर इसकी जो समागम था उसका आयोजन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कहां पे किया गया, नई दिल्ली के अंदर। जो किसके ऊपर आधारित था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में जो हमारा दरबार हॉल था का नाम बदलकर क्या किया गया है। भारत हॉल, हिंदुस्तान हॉल, गणतंत्र मंडप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं दरबार हॉल की। आपको जानकारी होगी कि हमारे राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन हुआ करता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान। और साथ ही साथ जो हमारे यहां पर बात कर रहे हैं दरबार हॉल की, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, दरबार हॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो दरबार हॉल किसके लिए कार्य करता है, यहां पर क्या होता है, जो भी नेशनल अवार्ड जो हैं, जितने भी नेशनल अवार्ड जिसके माध्यम से हमारे राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, प्रदान करते हैं, जो भी पद्म विभूषण हो और भारत रत्न हो, जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं जो हमारे राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, वो सारी की सारी सेरेमनी कहां पर होती है, दरबार हॉल के अंदर होती है। और दरबार हॉल का जो नाम बदलकर कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। क्या कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप। साथ ही साथ यहां पर एक और हॉल का नाम बदल दिया गया है, जो अशोक हॉल हुआ करता था उसका नाम बदलकर भी अशोका मंडप कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, दो जगहों का नाम बदल गया है, एक दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, और एक और जो अशोका हॉल था उसका नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात, 1950 से पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति भवन हुआ करता था इसको वायसराय भवन के नाम से जानते थे। 1950 से पूर्व राष्ट्रपति भवन का नाम क्या था दोस्तों, वायसराय हाउस के नाम से इसको जानते थे, वायसराय भवन के नाम से इसको जानते थे। 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ इसके पश्चात इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जानना लगा। और जो राष्ट्रपति भवन है जो कहां पर स्थित है, दिल्ली के रायसीना हिल्स पर स्थित है। दिल्ली की कौन सी हिल्स पे, रायसीना हिल्स पर स्थित है। और एक और बात, जो हमारे दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है जो रायसीना हिल्स पर स्थित है, इसके अंदर जो वास्तुकार थे, इसके अंदर जो वास्तुकार थे, वास्तुकार बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आपको जानकारी होगी, वो नाम है एडविन लुटियन। एडविन लुटियंस। क्लियर दोस्तों, ये बेसिक जानकारियां आपको इनके बारे में होनी चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा। भारत, अमेरिका, चीन और रूस। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ की सभी लिंक्स, सभी क्लास की लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को इस क्लास का फायदा हो सके। तो हम बात करते हैं थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जो थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट है कौन से देश में स्थापित किया जाएगा। भारत, अमेरिका, चीन और रूस। आपको इसके बारे में आंसर देना है कि ये कहां पर स्थापित किया जाएगा। अब हम यहां पे बात करते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा गोबी मरुस्थल का। गोबी मरुस्थल जो कहां पे स्थित है, कौन सी सीमा के, कौन से दो देश की सीमा के अंदर स्थित है, चीन एवं मंगोलिया। चीन और मंगोलिया के अंदर स्थित है, परंतु इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके पास है, चीन। चीन के पास इसका अधिकार क्षेत्र है। चीन क्या कर रहा है, गोबी मरुस्थल में विश्व का पहला
थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। चीन जो है गोबी मरुस्थल के अंदर पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ईंधन जो होगा, ईंधन में यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप सभी को पता है जो हमारा थोरियम है वो ओवर हीटिंग से बचाएगा और उससे जो हमारी एफिशिएंसी है प्लांट की वो ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जब हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो केरल व उड़ीसा है, जो हमारा केरल व उड़ीसा जो दो राज्य हैं, इसके अंदर दो मोनाजाइट है। कौन सा खाद्य पदार्थ है? मोनाजाइट। इसके समृद्ध भंडार जो हमारे यहां पे पाए गए हैं, इस मोनाजाइट के अंदर 8 से 10% थोरियम पाया जाता है। 8 से 10% जो हम थोरियम की बात कर रहे हैं वो पाया जाता है। क्लियर? थोरियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और भारत के अंदर बात करें तो भारत के उड़ीसा व केरल राज्य के अंदर मोनाजाइट पाया जाता है। एक पदार्थ है जिसके अंदर 8 से 10% क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। और आगे बात करें तो भारत इस टेक्नोलॉजी को विकसित करेगा आने वाले टाइम के अंदर, और हम इस भविष्य के अंदर भी थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात करेंगे। जब इंडिया में बात करो तो इंडिया में आपने अधिकतर नाम सुना होगा यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन से पावर प्लांट? इंडिया के अंदर हमारे कौन से हैं? यूरेनियम। कौन से? यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे ये भारत के अंदर अभी किस पे आधारित है? यूरेनियम पे आधारित है। किस पे आधारित है? यूरेनियम के आधारित है। और यहां पे आपने देखा होगा जो तारापुर पावर प्लांट है, आपने सभी ने नाम सुना होगा। तारापुर यूरेनियम पावर प्लांट जो कहां पे स्थापित है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर स्थापित है। आपने रावत भाटा का नाम सुना होगा जो कि राजस्थान के अंदर स्थापित है। राजस्थान के अंदर स्थापित है। और अभी एक और पावर प्लांट की घोषणा हो चुकी है जो प्रस्तावित है गोरखपुर हरियाणा यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 2800 मेगावाट का होने वाला है, जो हरियाणा के अंदर स्थापित होने वाला है। ये प्रस्तावित है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका एक और नाम। और आपने एक नाम सुना होगा कलपक्कम जो तमिलनाडु में स्थापित है। कहां पे स्थापित है? तमिलनाडु में स्थापित है। तो ये सब नाम आपने सुने होंगे इसके बारे में, जो हमारे अलग अलग जो बात है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो काकरापार जो हो गया, जो गुजरात में स्थापित है। कहां पर स्थापित है? गुजरात में स्थापित है। कौन सा है? काकरापार। जो कहां पे स्थापित है? गुजरात के अंदर स्थापित है। हमारा जो भारत है वो भी यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कार्य करता है, जो भी थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चीन पहला ऐसा देश है जो थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट जो स्थापित करने जा रहा है। और कहां पे करने जा रहा है? वो गोबी डेजर्ट के अंदर। कहां पे करने जा रहा है? गोबी डेजर्ट के अंदर, जो विश्व का एक सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है। एक सबसे बड़ा मरुस्थल भी यही है। ये कौन सी सीमा पर आता है? चीन व मंगोलिया की सीमा पर आता है, परंतु चीन इसके ऊपर अधिकार रखता है। अधिकार क्षेत्र चीन का है। और इसके अंदर ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह थोरियम का उपयोग किया जाएगा, जो ओवर हीटिंग से बचाता है, जिसके माध्यम से पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है और ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है दोस्तों? और इंडिया के अंदर जो फेमस जो यूरेनियम आधारित पावर प्लांट है वो तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम और काकरापार आदि पावर प्लांट हमारे यहाँ पे है। तो एक और पावर प्लांट बनने जा रहा है गोरखपुर हरियाणा यूरेनियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 2800 मेगावाट का होने वाला है, वही प्रस्तावित है दोस्तों। क्लियर है? चलते हम आगे। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर
की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? भूटान, नेपाल, चीन और भारत। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, भूटान, नेपाल, चीन और भारत। तो इसकी अध्यक्षता सौंपी गई हमारे भारत को। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो एडीपीसी है, जो संस्था है, ये क्या कार्य करती है, ये क्या कार्य करती है? तो सर्वप्रथम देखते हैं इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? 1986 के अंदर। कब की गई? 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई। जो एडीपीसी का जो कार्य रहता है, इस संस्था का जो कार्य रहता है, जो भी हमारे एशियाई देश हैं, जितने भी एशियाई देश हैं, उस एशियाई देश के अंदर जितने भी आपदा प्रभावित हैं, आपदा के अंदर जैसे मान के चलो कि देश के अंदर बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, ज्वालामुखी आ गई, तो उसके प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के अंदर उसको कम करने का, कैसे कम किया जा सकता है, क्या क्या हम कार्य कर सकते हैं, कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं, उस क्षेत्र के अंदर काम करेगी। जो भी एडीपीसी के जो भी सदस्य हैं, उसकी अध्यक्षता करने का कार्य कौन करेगा? हमारा भारत। इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? इस बार भारत को सौंपी गई है। और हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है, डिजास्टर के प्रभाव को कम करना, यानी कि जो आपदा है, आपदा के प्रभाव को कम करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और साथ ही साथ जो इसके मैनेजमेंट और प्रबंधन का जो कार्य करेगा, यानी कि इसके प्रबंधन के लिए भी ये लोग कार्य करेंगे। तो एडीपीसी के जो सदस्य हैं, इसकी अध्यक्षता करने का कार्य कौन करेगा? भारत करेगा। इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, 2030 में शीतकालीन ओलंपिक्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2030 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक जो होने वाले हैं, इसकी अध्यक्षता, मेजबानी कौन करेगा? जापान, भारत, रूस और फ्रांस। जापान, भारत, रूस और फ्रांस। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा। अभी जो हमारे पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं, पेरिस ओलंपिक जो चल रहे हैं, वो किसके अधीन आता है? शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। जब हम बात कर रहे हैं शीतकालीन ओलंपिक्स, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो कमेटी होती है, वो शीतकालीन ओलंपिक्स के अंदर कौन सा देश मेजबानी करेगा उसकी 2030 के अंदर उसकी घोषणा कर चुकी है। 2030 के अंदर हम बात करें तो कौन करेगा? फ्रांस। कौन करेगा? फ्रांस। जब बात करें 2034 की, तो 34 के अंदर इसकी मेजबानी करने वाला अमेरिका। कौन करेगा? अमेरिका। ये जो शीतकालीन जो ओलंपिक्स होते हैं, प्रत्येक 4 साल में एक बार शीतकालीन ओलंपिक 4 साल में एक बार आयोजित करवाए जाते हैं। ये 2022 की बात करो तो बीजिंग में चीन ने करवाए थे, और 2030 के अंदर फ्रांस करवाएगा, और 2026 की बात करें तो इटली करवाएगा। इसकी मेजबानी करने का कौन करेगा? इसकी मेजबानी इटली करेगा। क्लियर है दोस्तों? अब जब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, फ्रांस 2030 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। इसकी स्थापना हुई थी, शीतकालीन ओलंपिक्स की बात करें तो इसकी स्थापना जो थी 1924 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक्स की स्थापना भी हुई थी, और फ्रांस जो है इसको आयोजित करने वाला पहला देश भी है। यह बात भी ध्यान रखना। सबसे पहले कहां पे आयोजित हुई थी? फ्रांस के अंदर आयोजित हुई थी, और फ्रांस 3 बार पहले भी इसको आयोजित कर चुका है। फ्रांस चौथी बार 2030 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक्स को आयोजित करेगा। और साथ ही साथ जो हमारा पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है, वो किसके अंदर आता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स। पेरिस जो आता है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स के दिन आता है। पेरिस जो है तीसरी बार अभी इसकी मेजबानी कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमारा जो उत्तर होगा होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बोहाई खाड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह खाड़ी किस सागर में स्थित है? यहां पे आपसे बात कर रहा है बोहाई खाड़ी के बारे में।
को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर चुके हैं। अब यह जो खाड़ी है किस सागर में स्थित है? काला सागर यानी कि ब्लैक सी, पीला सागर येलो सी, कैस्पियन सागर और लाल सागर। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तब हम बात करें बोरहाई खाड़ी की। बोरहाई खाड़ी जो चीन के दक्षिण पूर्व के अंदर, चीन के दक्षिण पूर्व के अंदर येलो सी का एरिया आता है। कौन सा एरिया आता है? येलो सी का एरिया आता है, यानी कि पीला सागर जिसको कहते हैं, येलो सी का एरिया आता है। इसी के अंदर बोरहाई खाड़ी स्थित है। क्या? चीन के अंदर जो येलो एरिया आता है, येलो सी का एरिया आता है, उसी के अंदर कौन सी स्थापित है? ये स्थापित है जो चीन से लगी हुई है। क्या? चीन से लगी हुई कौन सी खाड़ी है? बोरहाई खाड़ी स्थापित है। यूनेस्को ने बोरहाई खाड़ी जो येलो सी के अंदर स्थापित है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है, यानी कि पैसिफिक ओशियन। किसका हिस्सा है ये? पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर चुका है। क्लियर? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? पीला सागर। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमारी जो करंट अफेयर क्लास थी यहां तक सीमित थी। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इस क्लास का लाभ उठाइए। आप सभी का क्लास से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।